हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3 का वीडियो नंबर 32। तो बेटे ये तीसरे यूनिट का 32वां वीडियो है। और इससे पहले 31 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3 के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है यूनिट नंबर 3 के एनसीईआरटी के उदाहरण का भाग नंबर 1। तो हमारा यूनिट नंबर 3 का थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करने हैं इसके उदाहरण, और फिर पाठ्यनिहित प्रश्न, और फिर हम करेंगे अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के एनसीईआरटी के उदाहरण, और ये एनसीईआरटी के उदाहरण का पहला वीडियो है। ठीक है, उम्मीद है 2 वीडियो में एनसीईआरटी के सारे उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे यूनिट नंबर 3 के। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण क्या है। सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3.1 यानी तीसरे यूनिट का पहला उदाहरण। 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम व प्रतीक क्या होगा। तो आपको 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम और संकेत लिखने सिखाए थे ना, इसी तरीके से हमें लिखना है 120 का। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 120 होगा उसका नाम क्या होगा। एक को क्या कहते हैं, अन। दो को क्या कहते हैं, बाई। जीरो को क्या कहते हैं, नील। अन, बाई, नील, और बाद में ईएम तो लगाना ही होता है, तो इसका नाम होगा अन, बाई, नील, ईएम। और संकेत, अन का संकेत क्या होता है, यू। बाई का संकेत क्या होता है, बी। और नील का संकेत क्या होता है, एन। तो पहला आपको अक्सर कैपिटल बनाना है, बाकी सब छोटे बनाने हैं। तो इसका प्रतीक या संकेत होगा यू बी एन। ठीक है, इस तरीके से किसी भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम और प्रतीक आपसे पूछा जा सकता है। हमने आपको पूरी प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 3.2 यानी तीसरे यूनिट का दूसरा उदाहरण। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी है उसका जो 5वां आवर्त है, 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। आप किस प्रकार इस चीज को समझाओगे कि 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18। देखो कैसे समझाएंगे हम। 5वें आवर्त में केवल एस ब्लॉक तत्व होते हैं, पी ब्लॉक तत्व होते हैं, और डी ब्लॉक तत्व के तत्व ही होते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि यदि आप कहो कि 5वें आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, तो 5वें आवर्त में एस ब्लॉक तत्व हैं, पी ब्लॉक तत्व भी हैं, और डी ब्लॉक तत्व भी हैं। अब आप कहोगे कि सर एफ ब्लॉक तत्व क्यों नहीं है 5वें आवर्त में। भाई एफ ब्लॉक तत्व तो छठे व 7वें आवर्त से उठाया गया 14 तत्वों को। ये बात आपको कई बार समझाई है इस चैप्टर में। तो 5वें आवर्त में एफ ब्लॉक तत्व तो है नहीं, सिर्फ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्व ही हैं। और यदि ये केवल 3 प्रकार के तत्व हैं तो एस ब्लॉक तत्व कितने होते हैं, 2। क्यों होते हैं इसका कारण भी आपको समझा रखा है। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 1। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। 1 और 1 2। तो किसी भी आवर्त में एस ब्लॉक के कितने तत्व होंगे, 2। पी ब्लॉक के कितने तत्व होते हैं, 6। क्योंकि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं ना, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब किसी भी आवर्त में पी ब्लॉक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। और डी ब्लॉक तत्व कितने होते हैं, 10, क्योंकि डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कुल तत्व कितने होंगे, एस ब्लॉक तत्व 2 हुए, पी ब्लॉक तत्व 6 हुए, और डी ब्लॉक तत्व हुए 10।
2 और 6 8 और 10 18। तो इस तरह हमें पता चला कि पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। अब आ जाओ आप उदाहरण नंबर 3.3 पर। मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम कौन से आवर्त में तत्वों की संख्या गिननी चाहते हैं। चौथे आवर्त में भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्व ही होते हैं। पांचवें आवर्त में भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्व होते हैं। छठे आवर्त में एस ब्लॉक भी होते हैं, पी ब्लॉक भी होते हैं, डी ब्लॉक भी होते हैं और एफ ब्लॉक भी होते हैं। और सातवें में भी एस, पी, डी, एफ चारों ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मतलब आप इस बात को एक तरीके से और ध्यान रख सकते हो कि यदि कोई पहले आवर्त में पूछता है ना, पहले आवर्त में, तो पहले आवर्त में आपके पास सिर्फ एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व होते हैं। दूसरे आवर्त में भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होते हैं। तीसरे आवर्त में भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होते हैं। फिर चौथे आवर्त से एसपीडी, पांचवे में भी एसपीडी, छठे में एसपीडीएफ और सातवें में भी एसपीडीएफ। इस तरह आपको याद रखना है, कभी दीर्घाकार आवर्त सारणी को इस तरीके से देख लेना आप। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 3.3, तीसरे यूनिट का तीसरा उदाहरण। परमाणु क्रमांक 117वें 120 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप 117 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो ये होगा Rn, Rn के बाद 5f14, 6d10, 7s2, 7p5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने सिखा रखे हैं, आप बहु नियम से भी सिखा रखे हैं और इस तरीके से शॉर्ट में लिखने भी सिखा रखे हैं। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे तो सबसे पहले तो आपको पता करना है इसका आवर्त। अब बताओ आवर्त कैसे पता लगता है? आवर्त पता करने के दो तरीके हैं। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है और आपको आवर्त पता करना है तो पहला तरीका तो यह है कि आप कक्षाओं की संख्या गिन लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या गिन लो? कक्षाओं की संख्या। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपको देखना है कि आखिरी एस कौन सी कक्षा में है। देखो अब यहां से कक्षाओं की संख्या तो गिन नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूरा खोलकर हमने लिखा नहीं है। तो आप आखिरी एस देखो, आखिरी एस ये है और आखिरी एस की कक्षा कौन सी है? 7वीं। तो इसका मतलब इसका आवर्त कौन सा होगा? 7वां होगा। 7वां आवर्त पता चल गया कैसे होगा? आवर्त जब भी पता करना हो तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है कि आखिरी एस की कक्षा देख लो। सबसे लास्ट वाला एस यही है, इसकी कक्षा कौन सी है? 7वीं। तो इसका मतलब है कि ये जो परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व है इसके पास कुल 7 कक्षाएं हैं। इसका मतलब आवर्त कितना होगा? 7। किसी भी परमाणु के पास जितनी कक्षाएं होती है ना उसका आवर्त संख्या वही होता है कक्षाओं की संख्या के आधार पर। तो 7वां तो इसका आवर्त हुआ। अब बात आई ब्लॉक की। ब्लॉक कैसे पता चलता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश देखते हैं कौन से उपकोष में हुआ है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें ही तो गया, पी उपकोष में। तो इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या होगा? पी होगा, पी ब्लॉक तत्व है। अब देखते हैं वर्ग। देखो एस ब्लॉक तत्वों के वर्ग निकालने का अलग नियम है, पी ब्लॉक तत्वों के वर्ग निकालने का अलग नियम है, डी ब्लॉक तत्वों के वर्ग निकालने का अलग नियम है और एफ ब्लॉक तत्वों के वर्ग निकालने का अलग नियम है। ये सारे नियम आपको सिखा रखे हैं। ये हमारे पास पी ब्लॉक तत्व है। यदि पी ब्लॉक तत्व का वर्ग आपको निकालना होता है तो ये नियम लगता है 10 प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन, एनएस का मतलब भारी कक्षा के एस के इलेक्ट्रॉन, प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा के पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन। तो 10 तो हमने जोगा तो लिख लिया 10। फिर हमें निकलना है एनएस इलेक्ट्रॉन। 7वीं के एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये लिख दिया 2। फिर एनपी इलेक्ट्रॉन, 7वीं के पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, ये लिख दिया 5। तो 10 और 2 12 और 5 17, 17वें वर्ग में रखा होगा ये। परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व 7वें तो आवर्त में होगा और 17वें वर्ग में होगा और पी ब्लॉक तत्व होगा। ऐसे पता लगाते हैं हम आवर्त सारणी में स्थान। फिर इन्होंने 120 वाले का भी कहा था। 120 और 117 इनकी खोज तो अभी हुई भी नहीं है।
120। 120 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे UuO8s2। तो आपको आवर्त बताना है तो आखिरी एस देख लो, आखिरी एस 8वीं कक्षा का है, तो इसका मतलब इसका आवर्त संख्या 8 है, क्योंकि इसके पास 8 ही कक्षाएं हैं। आखिरी एस की जो कक्षा होती है ना, कुल कक्षाओं की संख्या उतनी होती है। अब देख लो आप ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश किया है, तो ब्लॉक इसका क्या होगा, एस ब्लॉक तत्व है ये। देखो UuO होता है अनऑक्टियम, यानी 118 वाला तत्व। तो 118 में आप 2 ही तो जोड़ोगे, जब भी तो 120 हो जाएगा, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए हमने। आवर्त हमें पता चल गया 8वां है, क्योंकि आखिरी एस की कक्षा 8वीं है, तो इसका मतलब इस 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के पास 8 कक्षाएं होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी ऐसे परमाणु की खोज अब तक हुई है जिसके पास 8 कक्षाएं हैं? नहीं हुई है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस तत्व की खोज नहीं हुई है अभी। और 117 वाले में भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हमने भले ही इसके नाम भी बता दिया, IUPAC नाम बता दिया, आवर्त सारणी में स्थान भी बता दिया, पर फिर भी 120 की तो खोज हुई नहीं और इसकी भी खोज नहीं हुई है। ध्यान रखना इस चीज को। तो आवर्त हमने बता दिया 8वां आवर्त है, क्योंकि आखिरी एस की कक्षा 8वीं है। अब आते हैं ब्लॉक पर। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश किया है, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक तत्व है ये। अब वर्ग की यदि अब बात करते हैं, तो एस ब्लॉक तत्वों के वर्ग निकालने का नियम ये है, NS इलेक्ट्रॉन। एन माने बाहरी कक्षा के, एस के इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं। बाहरी कक्षा कौन सी है, 8वीं कक्षा। तो 8वीं कक्षा के एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसलिए इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा, दूसरा। दूसरा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 3.4 पर, यानी चौथे उदाहरण पर, तीसरे यूनिट के चौथे उदाहरण पर। इन्होंने कहा है निम्न तत्वों को बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में लगाइए। तत्व दे रखे हैं SiBeMgNaP, धात्विक लक्षण के क्रम में लगाना है। पहले आप इनकी आवर्त सारणी में स्थिति देख लो। ये वर्ग लिखा हुआ है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग, और ये आवर्त हैं, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। तो हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले SI की। चौथे वर्ग में है और तीसरे आवर्त में ये रख दिया SI। फिर BE दूसरे वर्ग में है और दूसरे ही आवर्त में ये रख दिया BE। MG दूसरे वर्ग में है और तीसरे आवर्त में, सबकी पोजीशन लगा दी हमने यहाँ सही पोजीशन। Na पहले वर्ग में और तीसरे आवर्त में। P 5वें वर्ग में है और तीसरे आवर्त में, सबकी पोजीशन लगा दी हमने वर्ग के अनुसार। अब हमें बताना है धात्विक लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इधर को धात्विक लक्षण बढ़ता है और इधर को घटता है। जब इधर को घटता है तो इधर को बढ़ेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है, तो इधर को तो बढ़ेगा ना। तो हमें इन सबको बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखना, तो हमें या तो इधर को चलना है और या तो इधर को चलना है, ठीक है। इधर को चलो और इधर को चलो। देखो सबसे राइट साइड में P है, P से ज्यादा धात्विक लक्षण SI का होगा। SI से फिर हम गए BE पर। देखो SI से हम गए कहाँ, SI से MG पर नहीं जाना है, क्योंकि MG से तो कम धात्विक लक्षण BE के अंदर होगा ना, क्योंकि इधर को बढ़ता है धात्विक लक्षण। तो SI के बाद क्या होगा, BE, और BE से ज्यादा धात्विक MG, क्योंकि इधर को भी बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, और MG से ज्यादा Na। तो इस क्रम को लिखना है आपको, क्योंकि धात्विक लक्षण या तो यूं बढ़ेगा या तो यूं बढ़ेगा। ऐसे आए, इसके बाद सीधा MG पर नहीं आना है, क्योंकि MG से तो कम धात्विक लक्षण BE के पास होगा ना, इसलिए हम BE पे गए और फिर यूं और फिर यूं। तो ये हुआ P से ज्यादा SI, फिर BE, फिर MG, फिर Na, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3.5, तीसरे यूनिट का पांचवा उदाहरण। निम्न में किसकी त्रिज्या अधिकतम व किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी? mg, mg डबल पॉजिटिव, al, al ट्रिपल पॉजिटिव। ये चार इन्होंने स्पीसीज दे रखी हैं और हमें इन चारों में बताना है किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी और किसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी। अब यदि आप मैग्नीशियम की बात करते हो ना, तो मैग्नीशियम तो है वर्ग संख्या 2 में और एल्यूमिनियम है वर्ग संख्या 13 में। और आपको पता है कि वर्ग में यदि आप दूसरे और 13वें वर्ग या इसे कुछ बच्चे यदि आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में रखेंगे तो तीसरे वर्ग में रखेंगे। यदि आप इधर को जाते हो ना आवर्त में तो साइज घटता है। इसका मतलब यह है कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा है मैग्नीशियम से। तो मैं ऐसा निशान लगा सकता हूं कि आकार मैग्नीशियम का बड़ा है, साइज मैग्नीशियम का बड़ा है, परमाणु त्रिज्या मैग्नीशियम की बड़ी है और एल्यूमिनियम की है छोटी, क्योंकि इधर को जाने से त्रिज्या घटती है। अब इन्होंने बना रखा है मैग्नीशियम का Mg डबल पॉजिटिव आयन। इसका मतलब साफ है कि जब आप इसे Mg डबल पॉजिटिव आयन में बदलोगे तो इसका आकार तो और भी ज्यादा घट जाएगा। इसका आकार क्या होगा? घटेगा। आकार क्या होगा? इसका घटेगा, क्योंकि किसी भी धन आयन, जब किसी परमाणु को हम धन आयन में बदलते हैं तो परमाणु की त्रिज्या घट जाती है, यानी धन आयन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है? छोटी होती है। और जब आप एल्यूमिनियम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बनेगा Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन। इसका साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है एल्यूमिनियम से छोटा होगा ना। तो पहला नंबर तो इसका है, इसका साइज क्या है? सबसे बड़ा। उसके बाद इससे छोटा साइज किसका है? इसका है। उससे भी छोटा साइज किसका है? इसका है। और सबसे छोटा साइज किसका है? इसका है। तो यदि कोई पूछता है कि आप बताओ, इन्होंने पूछा था हमारे से कि निम्न में किसकी त्रिज्या अधिकतम व किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी, तो अधिकतम त्रिज्या किसकी होगी? इसकी जो नंबर 1 पे हमने लिखा है, सबसे बड़ी त्रिज्या अधिकतम मैग्नीशियम की होगी। और चौथे नंबर पे सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी? न्यूनतम किसकी होगी? Al ट्रिपल पॉजिटिव की। ध्यान रखनी है इस चीज को, आपको नॉर्मली देखना है Mg और Al को। ये दूसरे वर्ग में 13वें वर्ग में साइज बड़ा साइज छोटा, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg डबल पॉजिटिव बनाया तो साइज घट गया है, तो इसे दूसरे नंबर पे रखूंगा, इसे तीसरे नंबर पे। और इसमें से यदि आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो साइज और भी ज्यादा घट गया है। तो सबसे बड़ा साइज और सबसे छोटा साइज। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3.6। तीसरे आवर्त के तत्वों Na, Mg व Si की प्रथम आयनन एंथैल्पी। Na, Mg, Si। देखो Na, Mg, Si, बीच में इन्होंने छोड़ दिया Al। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ये Al छोड़ दिया इन्होंने। तीसरे आवर्त के तत्वों Na, Mg व Si की प्रथम आयनन एंथैल्पी डेल्टा H का मान 496 किलोजूल प्रति मोल है, 737 किलोजूल प्रति मोल है और इसका है 786 किलोजूल प्रति मोल है। पूर्वानुमान कीजिए कि एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी मान 575 या 760 किलोजूल प्रति मोल में से किसके अधिक पास होगा। इसका पूछा है, इसका पूछा है 575 या 760। अब देखो 575 या 760 इसमें से किसके नजदीक होगा? 575 या 760?
कुछ बच्चे सोचेंगे कि 737 और 786, तो ये होना चाहिए 760। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम में तो है s इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा के s के इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें निकालना है, और एल्यूमिनियम में है p इलेक्ट्रॉन जिन्हें निकालना है, यानी बाहरी कक्षा के p के इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा के p के इलेक्ट्रॉनों में इसके पास तो बाहरी कक्षा में s के इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बाहरी कक्षा में p के इलेक्ट्रॉन है। p के इलेक्ट्रॉनों को निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि p के इलेक्ट्रॉनों पर s के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव भी लग रहा होगा। अंदर वाली जो आपके s इलेक्ट्रॉन है उनका परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव लग रहा होगा, जिसके वजह से नाभिकीय आकर्षण घट रहा होगा। इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम का आयनन विभव आप 760 ना कहकर इससे थोड़ा कम रखोगे, यानी ये उत्तर होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा उत्तर? 575। देखो इस चीज को समझ जाओ, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने Na लिया, Mg लिया, Al इन्होंने छोड़ दिया और Si लिया। इसका आयनन विभव बताया 496 किलो जूल प्रति मोल, 737 बताया, 786 बताया। और फिर एल्यूमिनियम का पूछा कि इन दो में से कौन सा होगा, 575 के पास होगा या 760 के। तो ज्यादातर बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं कि 496 से ज्यादा 737 है और फिर 760 होगा और फिर 786 होगा बढ़ते क्रम में। पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ तो Ns के इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें निकालना है, और यहाँ है Np के इलेक्ट्रॉन जिन्हें निकालना है, और इन p इलेक्ट्रॉन के अंदर s वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं जो इन पर परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं p वाले इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए p वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है यहाँ के s के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बजाय। इसलिए एल्यूमिनियम का जो प्रथम आयनन विभव है वो मैग्नीशियम से कम होगा, यानी हमारा उत्तर ये बनेगा, ये है सही उत्तर, 575 किलो जूल प्रति मोल। देखो तीसरे आवर्त के तत्वों NaMg व Si के प्रथम आयनन एंथैल्पी डेल्टा IH मान क्रम से 496, 737 व 786 किलो जूल प्रति मोल है। पूर्वानुमान कीजिए कि एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी मान 575 या 760 किलो जूल प्रति मोल में से किसके अधिक पास होगा? उत्तर 575 किलो जूल प्रति मोल के अधिक पास होगा, इसके ज्यादा पास होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम से कम होनी चाहिए, मैग्नीशियम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के 3p इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षित होते हैं। इसके 3p इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षित होते हैं, जिसकी वजह से नाभिकीय आकर्षण कम होता है और 3p इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना आसान होता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज भी, और कल को हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और अगले उदाहरण करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।